अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अप्रैल की 19 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को मुकम्मल तौर पर टालने के लिए एक और IMF प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि IMF ने पाकिस्तान के बैरूनी मालियाती फ़र्क को पुर करने के लिए सिर्फ $3 अरब का बंदोबस्त करने को नहीं, बल्कि $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतज़ामात का मुतालबा किया था। ताहम हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान ने IMF की अगली किस्त की यकीन दहानी के लिए पहले ही तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, जबकि सऊदी अरब ने $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग के तौर पर $1 अरब फराहम करने पर हाल ही में रजामंदी जाहिर की है। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए एक इंटरव्यू में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया कि अगर वो या एहसन इकबाल वज़ीर ख़ज़ाना होते तो IMF प्रोग्राम बहुत पहले बहाल हो चुका होता, जो इस वक्त 6 माह से ताख़ीर का शिकार है। मिफ्ता इस्माइल को गुज़श्ता साल सितंबर में वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे से हटा दिया गया था, जिससे इसहाक़ डार को उनके जानशीन बनने की राह हमवार हुई। मिफ्ता इस्माइल ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को अपने हालात खुद बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि दोस्त ममालिक भी अब माली इमदाद के लिए बाआसानी यकीन दहानी से हिचकिचा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि तमाम बड़े बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे पाकिस्तान की शरह नमू को रवा माली साल के लिए 1% से भी कम बता रहे हैं, जिसका असर गरीब आदमी पर बेहद ज़्यादा पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने की वजारत दिफा की दरख्वास्त पर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को जुमेरात को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर सियासी जमातें मुत्तफिक होती हैं तो फिर अदालत भी कोई गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बुध को वजारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच और पाकिस्तान के 2 आला अफसरान की मुलाकात का भी हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़श्ता दिनों DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमें ब्रीफिंग दी। DG ISI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे और हमने सबको बताया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद नहीं। अदालत ने फौजी हुक्काम के साथ ब्रीफिंग को तस्लीम किया और कहा कि हमें बहुत सी बातों से पहले आगाह नहीं किया गया था। अदालत इंतखाबात करवाने के अपने फैसले पर बदस्तूर कायम है, ताहम वजारत दिफा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी गई ब्रीफिंग में पाकिस्तान को दरपेश खतरात के बारे में बताया गया और कहा गया कि मुबैना तौर पर पंजाब असम्बली इंतखाबात बाकी असम्बलियों के मुकाबले में पहले होने पर गैर मुल्की जासूस एजेंसियों ने पाकिस्तान के विफाक को नुकसान पहुंचाने के लिए मुल्क की फॉल्ट लाइनों का फ़ायदा उठाने का मंसूबा बनाया है। पाकिस्तान के हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय न हो सकने के बाइस हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के मामले पर डेड लॉक पैदा हो गया है। इस ज़मन में इमरान खान के साथ बातचीत के आगाज़ पर गौर के लिए बुलाया गया हुकूमती सियासी कायदीन का इजलास बेनतीजा रहा। मंगल की सपहर वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती सियासी जमातों के सरबराहान का होने वाला इजलास रात तक जारी रहा, लेकिन उसका कोई बाज़ाब्ता एलामिया सामने नहीं आया। ज़राए इब्लाग में ये खबरें चलना शुरू हो गईं कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों में PTI के साथ मुज़ाकरात के मामले पर इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं। अगरचे वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इन खबरों की तरदीद की और कहा कि इजलास में होने वाली मुशावरत का बाज़ाब्ता ऐलान मुश्तरका एलामिया में किया जाएगा, ताहम वो एलामिया
تاحال جاری نہیں ہو سکا۔ خیال رہے کہ سول سوسائٹی کی جانب سے ملک میں جاری سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے حکومت اور حزب اختلاف کے دونوں پر مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع سوات کے سیاحتی علاقے بحرین میں شدید بارشوں اور دریاؤں میں طغیانی کے باعث مقامی بازار میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور بحرین سے کالام تک سڑک مختلف مقامات پر دریا برد ہونے کے نتیجے میں آمد و رفت کا سلسلہ بدھ کو دوسرے روز بھی بند رہا۔ متاثرہ علاقوں کے سینکڑوں لوگوں نے جو مینگورا سمیت دیگر علاقوں میں پھنس چکے ہیں، بدھ کو مینگورا میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت سے سڑک فوری کھولنے اور آمد و رفت بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ ماہرین کا موقف ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے پاکستان بالخصوص شمالی پہاڑی علاقوں پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہونے کے خدشات ہیں۔ ان اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اقوام متحدہ کے تعاون سے بہت جلد کئی ایک منصوبوں پر کام شروع کر رہا ہے۔ پاکستان کے ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی نے منگل کو کابل واپس پہنچنے پر طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے باہمی خیر سگالی کے طور پر امیر خان متقی کو پاکستان کے نامور مصفر اور نقاش مسجد نبوی اصغر علی کی طرف سے قرآنی خطاطی کا نسخہ پیش کیا۔ اسی دوران پاکستان میں طالبان کے سفیر سردار احمد شکیب نے جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا فضل الرحمان کے گھر پر رکن قومی اسمبلی مفتی عبدالشکور کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ سابق امریکی خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس 1 مئی کو دوحہ میں دنیا بھر سے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندوں کے اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ زلمے خلیلزاد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور آئندہ اجلاس میں دوحہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد سمیت 4 سفارشات کی تجویز دی۔ بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی آئینی بینچ ہم جنسوں کی شادی کی درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ عدالت میں داخل کردہ 20 درخواستوں میں LGBT شہریوں کو آپس میں شادی کی قانونی اجازت دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ہم جنس شادی کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس سے سماج میں بدامنی پیدا ہوگی۔ اس معاملے پر بھارتی معاشرے میں بحث جاری ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت دنیا کے 25 ملکوں میں ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے 3 روسی ایجنٹوں اور 4 امریکی شہریوں پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ان افراد نے روسی حکومت کی ایما پر امریکہ میں کئی برس تک انتخابی مہمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ ریاست فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں وفاقی گرینڈ جیوری نے منگل کو الزام لگایا ہے کہ روسی وفاقی سیکورٹی سروس کے ایجنٹس نے امریکہ میں سیاسی گروہوں کو بھرتی کیا، انہیں فنڈز دیے اور ہدایات دیں کہ وہ ماسکو کے غیر رجسٹرڈ ایجنٹس کے طور پر کام کریں اور ملک میں روس نواز پروپیگنڈے کو عام کریں۔ اس فرد جرم میں الزام لگایا گیا کہ روسی انٹیلی جنس کے ایجنٹوں نے امریکہ میں ایک مقامی آفس کی انتخابی مہمات کو خفیہ طور پر فنڈ کیا ہے۔ محکمہ انصاف کے قومی سلامتی کے ڈویژن کے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل میتھیو اولسن نے ایک بیان میں کہا کہ روسی فارن انٹیلیجنس سروس نے مبینہ طور پر پہلی آئینی ترمیم کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ایسی آزادیاں جس سے روس اپنے شہریوں کو محروم رکھتا ہے تاکہ امریکی عوام کو تقسیم کیا جا سکے اور ملک کے انتخابات میں مداخلت کی جا سکے۔ امریکہ کی پہلی آئینی ترمیم شہریوں کو تقریر کی مکمل آزادی فراہم کرتی ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے بدھ کو اطلاع دی ہے کہ پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم وصول ہو گیا ہے۔ یوکرینی حکام طویل عرصے سے لابنگ کر رہے تھے کہ انہیں ایسے جدید ہتھیار فراہم کیے جائیں
जो दुश्मन के मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत रखते हों। यूक्रेनी अफवाज ने इस निज़ाम को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका और यूरोप में कई माह की तरबियत हासिल की है। यूक्रेन के वजीर दिफा ओलेक्सी रेज़नकोफ ने ट्वीट किया कि आज हमारी फ़ज़ाएं ज़्यादा महफूज हैं क्योंकि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच गया है। यूक्रेन ने बुध के रोज़ इतला दी कि रूसी अफवाज ने रात के जनूबी यूक्रेन के इलाके ओडिशा में ड्रोन हमले किए हैं। ओडिशा के इलाके में यूक्रेन की मिलिट्री कमांड के सरबराह यूरी क्रॉक ने कहा कि ड्रोन्स की वजह से एक इमारत में आग लग गई, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस ने ड्रोन्स का वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन में कई अहम इमारतों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। उधर अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने बुध को नेटो इत्तेहाद में शमूलियत के लिए स्वीडन की दरख्वास्त की हिमायत का इजहार किया। स्वीडन के नेवल बेस के दौरे में बात करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका नेटो में आपकी जल्द शमूलियत का मुंतज़िर है और हमारी कोशिश है कि ये सरबराही इजलास से पहले मुकम्मल हो जाए। स्वीडन ने गुज़श्ता साल फिनलैंड के साथ नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी थी। इत्तलात के मुताबिक सूडान के दारुल हुकूमत में मंगल के रोज सूडान के हरीफ कमांडरों के दरमियान 24 घंटे की एक जंग बंदी तय पा गई थी, लेकिन लड़ाई जारी है और ये वाज़ेह नहीं कि ये जंग बंदी बरकरार रहेगी या नहीं। मकामी रिहायशियों का कहना है कि वो अभी तक खर्तूम के मुख्तलिफ हिस्सों में फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुन रहे हैं, जबकि हरीफ फोर्सेस ने रिहायशी इलाकों में तोपों से गोलाबारी की है और फ़ज़ाई हमले किए हैं और मुसल्ला झड़पों की इत्तलात मिली हैं। रिहायशियों ने बताया कि सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं और झड़पों की वजह से उन तक रसाई मुमकिन नहीं है और मरने वालों की तादाद हफ्ते के रोज लड़ाई शुरू होने के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिपोर्ट की गई 185 अमवात से कहीं ज्यादा हो सकती हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने नामानिगारों को बताया कि गुज़श्ता रोज खर्तूम में जंगजुओं ने अमरीकी सिफारत खाने के काफिले पर हमला किया और सूडान के लिए यूरोपीय यूनियन के सफीर के घर पर धावा बोल दिया। ताहम किसी भी हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। चीन ने इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश की है। चीन के वजीर खारजा चिन गोंग ने इसराइली और फलस्तीनी हम मनसबों से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा है कि उनके मुल्क को इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। चिनगोंग ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए ताउन की पेशकश भी की। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह चीन की सालिसी से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 8 साल से ताअत्तुल के शिकार सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का मुआहदा हुआ है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और क़ज़्ज़ाफ़ी बाबर और न्यूज़ एडिटर क़मर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।